नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत 14वां पाठ विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं। अंग्रेजी में भी आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। इसके बावजूद आप सब कई बार गलतियां करते हैं कि किस जगह पे कौन सा चिन्ह लगाया जाए, उसके क्या मायने हैं। तो आइए आज हम इन्हीं चिन्हों को सविस्तार जानेंगे, उदाहरण सहित जानेंगे कि कहाँ पर कौन से विराम चिन्ह लगाने हैं और क्यों लगाने हैं। तो विराम चिन्हों के बारे में सविस्तार जानने से पूर्व हम विराम चिन्ह कहते किसे हैं उसे जान लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, परिभाषाएं रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझना जरूरी है कि विराम चिन्ह क्या है। विराम यानी एक तरह का रुकावट या रुकना। बोलते समय या लिखते समय, पढ़ते समय हम कब, कहाँ और कितनी देर के लिए रुकते हैं, तो उस हिसाब से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह में सबसे आवश्यक है कि यदि हम एक निश्चित समय के लिए नहीं रुकते हैं, हम बहुत रफ्तार में बोलते चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस कारण से हमें अर्थ को स्पष्टता देने के लिए या जो कुछ भी हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको, उसमें अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत आवश्यक हो जाता है। विराम चिन्ह कई प्रकार के हैं। आपके पुस्तक के अंतर्गत, जो कि आप पृष्ठ संख्या 153 पर देख सकते हैं, कि कुल 12 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब हम इन विराम चिन्हों को पहले उसको किस चिन्ह को क्या नाम से बुलाते हैं वो जानना जरूरी है। उसके बाद हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे उसे उदाहरण सहित जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो हमारा पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम, जिसे आप लोग कॉमा भी कहते हैं। तो अल्प विराम नाम से ही अल्प का मतलब बहुत थोड़े। तो जहां वाक्य में या अपने कथन में जब हम बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सब पढ़ो। तो वाक्य पूरा हो रहा है, तुम सब भी पढ़ो। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सब भी पढ़ो। तो मैं पढ़ा रहा हूं के बाद हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं और उसके बाद अगली बात कहने के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। तो तब जाकर एक पूर्ण वाक्य बनता है। तो पूर्ण विराम जहां तुम सब भी पढ़ो पर विराम चिन्ह लगेगा, उससे ठीक पहले कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सब भी पढ़ो। तो पढ़ा रहा हूं के बाद बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं, उसके बाद अगली बात कहते हैं, तब जाकर वाक्य पूर्ण होता है। तो यहां पर पहले अल्प विराम का प्रयोग किया गया और जब वाक्य या कथन पूर्ण हो गया तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। अब हम अगले विराम चिन्ह यानी अर्ध विराम की ओर बढ़ेंगे। अर्ध विराम जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्ध विराम चिन्ह की एक बिंदी है और उसके नीचे
जो अल्प विराम का चिन्ह है वैसा लगा हुआ है, तब जाकर वो जो चिन्ह बना उसे हम क्या कहते हैं, अर्धविराम। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अल्प विराम की अपेक्षा हम जब थोड़े ज्यादा समय के लिए रुकते हैं और तब कथन पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे चिन्ह को हम अर्धविराम कहेंगे। जैसे उदाहरण है कि यह विद्यालय है, कोई धर्मशाला नहीं। तो यह विद्यालय है, यहां लगता है कि हम अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा समय के लिए रुकते हैं, तब दूसरी बात कहते हैं कि कोई धर्मशाला नहीं है। तो इस कारण से यहां अल्प विराम न लग के क्या लगा, अर्धविराम लगा। अगला जो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब कोई कथन या वाक्य पूर्ण हो जाता है, कथन पूर्ण होने के बाद जब हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब वह पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वह जा रहा है, सूरज प्रतिदिन पूर्व दिशा में उगता है। तो इस तरीके से जहां एक कथन पूर्ण हो जाता है वहां हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं और किस तरीके से यह चिन्ह लिखते हैं और किस तरीके कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी ककार यानी क से बनने वाले जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, जिस कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो इस तरह के शब्दों के प्रयोग से जहां वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है तो उस वाक्यांत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विस्मय या संबोधन सूचक। तो विस्मय या संबोधन सूचक शब्द चिन्ह को आप लोग भली प्रकार जानते भी हैं और प्रयोग करना भी आप जानते हैं कि जहां क्या हो कि किसी प्रकार की खुशी हो, दुख हो या आश्चर्य हो या शोक हो, इस तरह के जो हमारे भाव हैं उसको व्यक्त करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए जब हम उस ऐसे शब्द या वाक्य का निर्माण करते हैं तो वहां पर हम इसका विस्मय सूचक या संबंध सूचक शब्द का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे छी छी, कितनी गंदगी है यहाँ, हाय मैं तो मर गया। तो ऐसे प्रयोग जब आप अलग अलग प्रकार के भावों का प्रयोग करते हैं वाक्य में तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला है निर्देशक। निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह, ये जो आप दो देख रहे हैं इसमें अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक चिन्ह जिसकी जो लंबाई है वो अधिक है और एक की लंबाई कम है, तो आपको ध्यान देना होगा कि किस चिन्ह की लंबाई अधिक है और किस चिन्ह की लंबाई कम है, उस हिसाब से आप इसको पहचानेंगे। जैसे निर्देशक है और योजक है, निर्देशक चिन्ह जो होंगे वो योजक चिन्ह से बड़े होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है, निर्देशक में निर्देश देना कि एक तरह के कथन की आप बात कर रहे हैं कि जैसे उसने कहा था, क्या कहा था, सदा प्रयत्न करते रहना। तो इस तरह के उसमें उसने कहा था, तो कहा था के बाद आपने डैश दिया, निर्देशक चिन्ह दिया और क्या कहा था तब लिखा, और जब वो पूर्ण हो गया कथन तब आपने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अब योजक में क्या है, योजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो वह चिन्ह जो दो समान या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, जात पात,
भाई बहन। तो इस योजक चिन्ह से दो विपरीत, दिन रात, इस तरह के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को या समान अर्थ देने वाले शब्दों को जोड़ा जाता है। इस योजक चिन्ह का मतलब और होता है, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता। तो इस तरीके से, तो ये भी बहुत ही सरल है। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण का मतलब उदाहरण, कि जैसे तिलक ने कहा था, क्या कहा था, तो इसी कारण से इसमें आप देख सकते हैं कि पहले डैश दिया हुआ था कि क्या कहा था, तो इस कारण से वहां पे निर्देशक चिन्ह का चिन्ह पड़ा। और उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा है, डबल इन्वर्टेड कोमा जिसे आप कहते हैं, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें पहले दो उद्धरण चिन्ह लगाकर आप कथन, जो कुछ भी कहा वो बातें लिखते हैं। उसके बाद पूर्ण विराम है या प्रश्नवाचक है, जिस प्रकार का वाक्य है उस हिसाब से वो चिन्ह लगेगा। उसके बाद हम उस उद्धरण चिन्ह को बंद करते हैं। तो जब आप उद्धरण चिन्ह लिखते हैं तो शुरुआत करते हैं तो उसका जो घुमाव है वो नीचे की तरफ होता है, और जब आप उसे बंद करते हैं तो उसका जो घुमाव है वो ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हम इसे प्रारंभ करते हैं और फिर बंद भी करते हैं। ध्यान रहे कि इसमें पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक जो भी चिन्ह होंगे वो इस उद्धरण चिन्ह से पहले लगेंगे। उद्धरण चिन्ह जो हम जिससे समापन उसे बंद करेंगे वो सबसे आखिर में लगेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वह है न्यून विराम। इसे हम उपविराम भी कहते हैं। तो उपविराम में दो, जैसे विसर्ग का चिन्ह है, बिल्कुल वही चिन्ह यहां होता है और उसे उपविराम कहते हैं। उपविराम में क्या होता है कि इसमें कुछ बातें, साधारण कथन कही जाती है। कोई बात कहनी हो तो उस कथन के बीच में मध्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, वह देश की सेवा करे। तो यहां दो बिल्कुल अलग वाक्य हैं, लेकिन एक कथन के बीच में हम कुछ समय के लिए रुकते हैं और उसके बाद अगली बात कहते हैं। तो इस कारण से इस बीच में हम उपविराम या न्यून विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में विवरण करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो अभी हमने उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया कि दो बिंदी यानी विसर्ग वाला, उसके उन दो बिंदुओं के बीच में एक डैश देते हैं, एक छोटा सा चिन्ह खींचते हैं, तो उसे विवरण चिन्ह कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी बात की, किसी चीज की जब व्याख्या करनी होती है तो उसके लिए यहां पर इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि संज्ञा के निम्नलिखित तीन भेद हैं। अब निम्नलिखित तीन भेद हैं, आगे हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से भेद हैं। तो इस कारण से अब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो इस कारण से अब हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे और फिर बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और उसके बाद हमने पूर्ण विराम का चिन्ह दिया। तो इस तरीके से विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला है हमारा कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह, जिसमें आप किस तरीके से कोष्ठक का अर्ध चंद्र इधर से और अर्धचंद्र इधर से, और तो इस तरह के जो चिन्ह लगते हैं उसे हम कोष्ठक चिन्ह करते हैं। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों कहाँ करते हैं कि जैसे कोई वाक्य आप लिख रहे हैं, उस वाक्य में कोई ऐसा पद है यानी कोई ऐसा शब्द है
जिसका आप और दूसरा अर्थ बताना चाह रहे हैं, हो सकता है वो शब्द क्लिष्ट हो, दूसरों को समझ में ना आ रहा हो, तो उसका सरल शब्द जब आप बताना चाहते हैं तो उस कठिन या क्लिष्ट शब्द के ठीक बाद आप कोष्ठक में उसका सरलार्थ, दूसरा अर्थ शब्द लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ उदाहरण है कि वृत्त। अब वृत्त का अर्थ आप में से भी बहुतों को नहीं आ रहा है, तो वृत्त का यह अर्थ यहाँ छंद के रूप में बता रहे हैं, तो इसलिए छंद को कोष्ठक में रख दिया है कि वृत्त यानी छंद में तुक तथा लय। अब लय का अर्थ बहुतों को नहीं पता, तो यहाँ बताने के लिए कि लय का अर्थ गति होता है, इसलिए गति को भी कोष्ठक में रखकर बता रहे हैं कि का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद वाक्य पूर्ण हुआ, इस कारण से पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के जो अंतिम विराम चिन्ह के रूप में है वो है संक्षेपक। संक्षेपक आप जानते हैं कि बिंदु लगाते हैं किसी भी शब्द का जो पहला वर्ण है वह लिखने के बाद जब आप बिंदी लगाते हैं उसके आगे, तब वह संक्षेपक कहलाता है। जैसे विद्यालय को हम संक्षेप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, व ई वी और वह बिंदु लगाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, क्या माना जाएगा कि वह संक्षेपक है। संक्षेप में हमने कहा जैसे HGI, तो H.G.I, तो क्या हुआ HGI, जबकि इसका पूर्ण अर्थ आपको मालूम है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इस तरीके से संक्षेपक चिन्ह लगाया जाता है। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोगों ने सभी चिन्हों को भली प्रकार जान लिया होगा, कब किस चिन्ह का कहाँ प्रयोग करना है। अगर हम उसका सही प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे आप लोगों ने बहुत ही प्रचलित वाक्य सुने होंगे कि रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो क्या है कि एक में रोको के बाद हमने अल्प विराम का चिन्ह लगाया, तो उस वाक्य का अलग अर्थ हुआ कि रोको मत जाने दो। और यदि हम इसी विराम चिन्ह का प्रयोग दूसरी जगह करते हैं, जैसे रोको मत और मत के बाद अगर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया तो रोको मत, जो जा रहा है उसे जाने दो। एक में हम रोक रहे हैं कि जो जा रहा है उसे रोको, और एक हो रहा है कि रोको मत, जो जा रहा है उसे जाने दो। वाक्य में, इस वाक्य में सारे शब्द वही हैं, दोनों ही वाक्य में, लेकिन सिर्फ विराम चिन्हों को बदल देने से क्या हुआ कि अल्प विराम का स्थान परिवर्तन कर देने भर से वाक्य का अर्थ बिल्कुल विपरीत हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी सही जगह पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जो कहना चाहते हैं सुनने वाले या पढ़ने वाले को वही अर्थ समझ में आए, तभी विराम चिन्ह सार्थक कहलाएगा और आपके अर्थ सही रूप में बयां होंगे। अगले टॉपिक में अगली कक्षा में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इस पाठ के अभ्यास कार्य स्वयं करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में इसका अर्थ, इस वाक्य का जो उत्तर है वो मैं आप लोगों को दूंगा। जय हिंद।